हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। सभी का अच्छे से प्रिपरेशन चलता होगा नीट 26 के लिए। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर गुभीषण राजपूत और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ नीट 26 रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जिसमें अपन पूरे लिविंग वर्ड से लेके लास्ट इकोलॉजी तक सारे टॉपिक अपन वन शॉट में देखने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन भी क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और साथ साथ ही मेरे हस्तलिखित नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखता ही होगा, ठीक है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से बिना टाइम पास करे शुरू करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं, हर साल इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम दो, मिनिमम एक तो आता ही है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर अपन सबसे डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो नाम में ही है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग, अब ये जो टॉपिक है व्हाट इज लिविंग आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बट एनटीए ने अपने ऑफिशियल सिलेबस की जो साइट है वहां पर ये टॉपिक दे के रखा है। ठीक है, व्हाट इज लिविंग मतलब क्या। जब तक एनटीए वो ऑफिशियल से हटा नहीं देती तब तक अपन उसको पढ़ते रहेंगे बेटा, तब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में आता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये सेकंड टॉपिक। देन थर्ड टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर, क्लियर। देन आता है टैक्सोनॉमी, देन आता है सिस्टमैटिक एंड देन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, इसमें ये टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर। कम से कम टाइम में इसको अपन देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कृपया ध्यान बनाए रखना। ठीक है, तो देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आता है। अब नाम देखो, लिविंग वर्ल्ड का मतलब ऐसा, एक सेकेंड, कि यहाँ से सबसे पहले अपने को एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग वर्ल्ड अगर टॉपिक देखना है तो सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, अब लिविंग को डिफाइन कैसे करेंगे। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए अपने पास सबसे पहले आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आ जाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अपन लिविंग को डिफाइन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं लिविंग मतलब क्या, तो आपके मन में सबसे पहले आता है जो जिंदा है। ठीक है, अब जिंदा लोग एक तो इधर उधर घूमेंगे, क्लियर, सांस लेंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ हलचल दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो ये जो चीजें तुम नोटिस कर रहे हो ये सारी चीजें उनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी नहीं है कि खाली लिविंग में ही मिले, क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो अपवाद के स्वरूप में पाई जाती है, समझ में आया, मतलब वो पूरी तरीके से लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है बेटा नॉन डिफाइनिंग। क्या हो जाती है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी हो जाती है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉन डिफाइनिंग में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सर? तो नॉन डिफाइनिंग में आती है सर सबसे पहले ग्रोथ, है ना, छोटे से बड़े हो गए मतलब क्या हुई, अपनी ग्रोथ हुई। देन उसके बाद में आती है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्लियर। बहुत बार बच्चे सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉन डिफाइनिंग में आती है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आएगा सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, देन आएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म क्या है इसको समझेंगे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और तीसरा है कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस। अब ये जो टॉपिक है पहले मैंने बता दिया, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बट साइट पे तो है, पढ़ना तो है सर। ठीक है, तो अब इसको अपन डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लिविंग मतलब क्या। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब सर इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एनसीईआरटी लिखती है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये जो है ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की।
मतलब एक जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। आपको अगर मास बढ़ता दिखे या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते दिखे, मतलब आप समझ जाना क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब सर मास मतलब क्या? अब मास अगर देखा जाए तो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, सेल का मास बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे सेल्स आ जा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ? सेल्स का क्या हो रहा है? मास बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं। मतलब ये बॉडी जो है, मान के चलो ये बॉडी जो थी, एक तो एनिमल बॉडी थी, क्लियर है ना, या कोई प्लांट बॉडी थी, ठीक है। इस प्लांट बॉडी का और एनिमल बॉडी का क्या बढ़ा सर? मास बढ़ा। क्या बढ़ा? मास बढ़ा। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इसकी? क्या हुई सर? ग्रोथ हुई। समझ में आया? ठीक है, ये एक डेफिनेशन होगी। अब दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि अब मान के चलो यहाँ कोई एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अब अमीबा जो है, एक अमीबा के दो डॉटर अमीबा हो गए, एक अमीबा के दो डॉटर अमीबा हो गए, ठीक है, ये दो बच्चों अमीबा आ गए। तो ये पहले एक हुआ करता था, अब कितने हो गए? दो हो गए, ठीक है। मतलब क्या बढ़ा सर? इंडिविजुअल का नंबर बढ़ा, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल का नंबर बढ़े, चाहे मास बढ़े, ठीक है, तब अपन क्या बोलते हैं? ग्रोथ होती है। सर अब ये तो एक प्रकार से क्या हुआ सर? उनका फिशन हुआ, और जो बाइनरी फिशन अपन बोलते हैं, और बाइनरी फिशन मतलब एक प्रकार का सेल डिवीजन, एक प्रकार का सेल डिवीजन, ठीक है। तो ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या दिखाती है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। बट जो मल्टी सेलुलर लोग हैं तो इसमें क्या दिखाती है? इंक्रीज इन मास। मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि जो मल्टी सेलुलर लोग हैं इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब अगर ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाएगा। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें ग्रोथ हो रही है तो एक प्रकार से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। मतलब देखो, दो इंडिविजुअल है, मतलब इनने एक प्रकार से रिप्रोडक्शन भी दिखा दिया। बट दूसरे हिसाब से देखा जाए तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी दिख रहा है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर लोगों के लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात है। समझ में आया? ठीक है। बट मल्टी सेलुलर वालों के लिए जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन दिखे। अब सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर यहाँ पर कोई इंजरी होती है तो यहाँ पर इंजरी हो रही है तो यहाँ के सेल्स सारे चले जाएंगे, मेरा यहाँ से टिश्यू का मास गायब हो गया, ठीक है। यहाँ फिर से सेल्स आएंगे, सेल्स आए मतलब एक प्रकार से ग्रोथ हुई, बट रिप्रोडक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर ग्रोथ हुई बट रिप्रोडक्शन नहीं, क्योंकि अपन मल्टी सेलुलर है। बट वही अगर अमीबा ने सेल डिवीजन किया, मतलब एक प्रकार से ग्रोथ करी, तो उसका रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। तो यूनिसेलुलर लोगों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये इंक्लूसिव इवेंट है, बट मल्टी सेलुलर वालों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये पॉइंट याद रखना। समझ में आया? तो ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ एक प्रकार से इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको क्या माना जाता है? ग्रोथ माना जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन मास अपन किसके लिए लेंगे? फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर यूनिसेलुलर। क्लियर हुआ? बट हो तो क्या रही है? ग्रोथ ही हो रही है ना, क्लियर। और बोथ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में ग्रोथ किससे होती है? तो विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन से होती है। समझ में आया? और एक वो पॉइंट लिख देते हैं, जो यूनिसेलुलर है यही लिख देते हैं, जो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, पहले मल्टी सेलुलर का लिखते हैं। मल्टी सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, आर एक्सक्लूसिव। मल्टी सेलुलर है ना, आर एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। बट यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव, एक ही बात है, इंक्लूसिव इवेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अब ये समझ गए अपन ने ग्रोथ के बारे में। और एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रोथ जो है ये प्लांट में अनलिमिटेड होती है, ठीक है। बट एनिमल्स में कुछ लिमिट समय तक ही होती है, मतलब कुछ सर्टेन एज तक ही मानी गई है। अब क्यों प्लांट में अनलिमिटेड होती है? क्योंकि प्लांट के पास क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनके अपाइकल मेरिस्टेम में, इसलिए प्लांट के लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ पाई जाती है। तो वहाँ की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है? अनलिमिटेड है, इनडिटर्मिनेट है। बट एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है अप टू सर्टन एज,
क्लियर हुआ। देन उसके बाद में ग्रोथ दो प्रकार से होती है, एक इंटरनल ग्रोथ और एक एक्सटर्नल ग्रोथ। जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो डिपोजिशन के फॉर्म में होती है। क्लियर हुआ। तो अब अपन निकले थे ग्रोथ को लेके डिफाइन करने के लिए, किसको, लिविंग को, ठीक है। बट अब ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए निकल गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ अपवाद मिलते हैं, ठीक है। अब वो अपवाद मतलब क्या, तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि माउंटेन, ठीक है। अब ये नॉन डिफाइनिंग की हुई ग्रोथ प्रॉपर्टी। देन उसके बाद में सैंड माउंट्स, ठीक है। अब एक बात सोचो, जो माउंटेन्स है या रेती के बड़े थोड़े से पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर है, समझ में आया, मतलब पहाड़ तो नहीं है बट पहाड़ से थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलेंगे सैंड माउंट्स, और बड़े पहाड़, ये कैसे बने, डिपोजिशन हुआ होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिपोजिशन हुआ होगा, क्लियर, तभी तो अपन माउंटेन ग्रो हुए होंगे। या मान के चलो कि माउंटेन के ऊपर ये हो गया, बर्फ गिरा है और माउंटेन की थोड़ी अपने को हाइट बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है। तो हाइट बढ़ती हुई दिखती है, एक प्रकार से ग्रोथ ही है। तो ग्रोथ डिपोजिशन के फॉर्म में है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, बट है तो ग्रोथ ना, मास तो बढ़ रहा है, समझ में आया। तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये चीजें क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स होने के बाद भी ये क्या दिखा रही है, शो ग्रोथ, समझ में आया। नापन ने क्या बोला था कि लिविंग के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो लिविंग के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, बराबर है, होती है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर नॉन लिविंग चीजें भी क्या दिखाती है, ग्रोथ दिखाती है। इसीलिए ग्रोथ लिविंग को पूरी तरीके से विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइन नहीं कर पाई, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी घुस गई है ग्रोथ, ठीक है। इसलिए ग्रोथ खुद ब खुद क्या होगी, नॉन डिफाइनिंग होगी, समझ में आई। तो ये बन जाती है बेटा पहली प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग। सेकंड प्रॉपर्टी आती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को देखते हैं, समझते हैं कैसे ये नॉन डिफाइनिंग है। तो सेकंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस, क्लियर, आगे की जनरेशन आती है, प्रोजेनी आती है, ऑफस्प्रिंग आती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई गैमेट नहीं बनेंगे, कोई गैमेट फॉर्म नहीं होंगे। अब अलग अलग मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एनसीईआरटी में बताई है, ठीक है। जो ओल्ड एनसीईआरटी उसके अंदर के आपको ट्रू रिजनरेशन कौन दिखाता है, तो प्लानेरिया दिखाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको फ्रैगमेंटेशन कौन दिखाता है, तो प्रोटोनेमा ऑफ मॉस है, एल्गी है, ठीक है। देन उसके अंदर फंगा है, ये क्या दिखाती है, फ्रैगमेंटेशन दिखाती है, ठीक है। देन उसके बाद में बडिंग कौन दिखाता है, तो ईस्ट और हाइड्रा है। देन उसके बाद में स्पोरुलेशन कौन दिखाता है, फंगस है, क्लियर। ऐसे अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है आपको हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के अंदर। अब रिप्रोडक्शन क्यों नॉन डिफाइनिंग निकल गई, तो सीधा एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के, तो जैसे कि म्यूल्स, क्या है, म्यूल्स। देन उसके बाद में स्टराइल वर्कर बीज, स्टराइल वर्कर बीज, और तीसरा है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अब म्यूल्स मतलब क्या, तो म्यूल्स तब मिलेगा जब आप क्रॉस करोगे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का, ठीक है। मतलब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का जब क्रॉस करोगे तब जाके म्यूल्स मिलेगा, ठीक है। तो म्यूल्स लिविंग होता है, म्यूल्स मतलब होता है बेटा खच्चर, क्या होता है, खच्चर, ठीक है, जो सवारी लेके जाते हैं, ठीक है। केदारनाथ में दिखाया है अच्छे से, ठीक है। वहाँ जो यूज होते हैं वो घोड़े नहीं है बेटा, वो क्या है, खच्चर है। तो वो जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करेंगे, ठीक है, तब जाके प्रोड्यूस होगा म्यूल्स। अब ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन दिखा रहा है क्या, रिप्रोडक्शन दिखा नहीं रहा है। देन उसके बाद में स्टराइल वर्कर बीज, ठीक है, जो कि एक कैटेगरी होती है बीज में, वर्कर, दूसरी एक होती है ड्रोन और तीसरी होती है क्वीन। तो उसमें से जो वर्कर होते हैं ये भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। देन उसके बाद में इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे कपल्स ऐसे जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक रीजन हो सकता है, एनाटॉमिकल रीजन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, बट रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी नहीं दिखती है, जबकि वो इंडिविजुअल क्या है, लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शन है। अब म्यूल्स में जो है, तो ये एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। आगे मैं एक अर्नेस्ट मेयर
जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक बात क्लियर करी थी स्पेसिस के बारे में, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता है, तो उन्होंने एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था स्पेसिस का, ठीक है। वहाँ पर ये एक्सेप्शन आ जाता है म्यूल्स, इसलिए वो क्या नहीं दिखाता है, रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है। तो अब ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहे, तो रिप्रोडक्शन भी क्या निकल गई, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी निकल गई। देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, इसलिए वो डिफाइन कर पा रही है लिविंग को, इसलिए खुद ब खुद क्या होगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग इसलिए बोल रहे हैं अपन उसको, होती तो है लिविंग में बट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर ये पाई नहीं जाती है, समझ में आया, इसलिए वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग। देन उसके बाद में आती है थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, नॉन डिफाइनिंग में, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या, कि सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, जैसे कि मान के चलो मुझे चटका लगा, देन उसके बाद में शॉक लगा, कुछ काटा चुभा, पिन चुभा है, ठीक है, तो उससे मैं खुद क्या होता हूँ, अवेयर होता हूँ, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब मैं खुद ब खुद क्या हूँ, मेरे बॉडी के लिए कॉन्शियस हूँ, ठीक है, अवेयर हूँ। बट अब ये तो सर चीज़ें तो सब में होती है, कॉन्शियसनेस अलग है, सेल्फ कॉन्शियसनेस अलग है, क्लियर। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अभी तो बताया मैंने, खुद की बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल हार्मफुल चीज़ों से। बट यहाँ पर एक्सेप्शन एक बड़ा ही हिडन लिखा है एनसीईआरटी ने, एक्सेप्शन है कोमा पेशेंट। कोमा पेशेंट, अब कोमा पेशेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोमा पेशेंट लिविंग है, लिविंग होते हुए भी उसका कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहता है, ठीक है, वो लिविंग है बेटा। अगर नॉन लिविंग रहता तो उसको डॉक्टर कभी का निकाल के फेंक देता आईसीयू में से, ठीक है। बट लिविंग होते हुए भी क्या नहीं है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। मतलब उसको अगर तुम कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दोगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस देने के बाद में उसकी कोई रिएक्शन नहीं रहेगी, मतलब वो क्या है, ब्रेन से मर गया है, मतलब ब्रेन डेड पेशेंट है, ठीक है। तो लिविंग होते हुए भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्लियर। तो ये भी एक प्रकार से क्या निकल जाती है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी निकल जाती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नॉन डिफाइनिंग है। अब आते हैं बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आता है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब all the chemical reaction occur inside the body, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, छोटी सी छोटी केमिकल रिएक्शंस को लेके बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शंस तक, सारे केमिकल रिएक्शंस को अपन अगर सम करें, एडिशन करें, उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब वो रिएक्शन चाहे कुछ प्रोडक्ट बना रही हो या कुछ प्रोडक्ट टूट के कुछ छोटे सब प्रोडक्ट फॉर्म होते होंगे, ठीक है, मतलब एक तो रिएक्शन बनती होगी या रिएक्शन टूटती होगी, तो उसे अपन बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब रिएक्शन प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, चीज़ें जुड़ रही है, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म, और चीज़ें अगर टूट रही है उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी आ गई एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, इसको अपन बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म ऑकर ओनली इन लिविंग थिंग्स, ऑकर ओनली इन लिविंग थिंग्स, क्लियर। अब कैसे, अगर मैं देखूं, ये जो है पेंसिल, समझ, ये पेंसिल के अंदर अपन अगर सपोज मान के चलो कोई रिएक्शन करने का सोच रहे, कि मान के चलो इसमें कोई रोटी का टुकड़ा डाल दिया या मिल्क डाल दिया, ठीक है, जो अपन मतलब अपन जो खा रहे हैं, क्लियर, वो अपने अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब मिल्क ले रहे हैं, तो मिल्क के अंदर की जो शुगर है, ठीक है, लैक्टोज बॉडी में टूटेगी बेटा, दो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। बट वही अगर अपन मिल्क इसके अंदर डालने की कोशिश करें, ठीक है, तो तोड़ नहीं पाएगा, मतलब कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर नहीं दिखेगी, कोई ग्लूकोज बनते हुए नहीं दिखेगा। रोटी का टुकड़ा अगर अपन खा रहे सपोज, वही तो अपने अगर खा रहे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बट वही अगर इसके अंदर डालें तो इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं दिखेगा। हाँ, वो खरा हो सकता है, कुछ दूसरी चीज़ में जा सकता है, बट वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं दिखेगी, जैसे कि बॉडी में दिखती है, क्लियर। तो जो सारी केमिकल रिएक्शन है वो पाई जाती है बस
लिविंग थिंग्स के अंदर, समझ में आया? वो एक चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहे या चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहे, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। मतलब जो साइटोप्लाज्म वाला एरिना है सेल में, वही मेटाबॉलिज्म को रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ? और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के पास आपको पता है साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म श्योर शॉट किसके अंदर देखने को मिलता है? लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है बेटा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आ जाती है। समझ में आया? क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कौन सी नॉन डिफाइनिंग, तो मेटाबॉलिज्म जरूर दिखेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बचपन से पढ़ते आ रहे अपन कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, और एक डेफिनेशन अपन ने रट के रखी है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है बेटा? सेल है ना। सेल है तो मेटाबॉलिज्म दिखेगा। क्लियर? और सेल ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं दिखेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं सेल से जुड़ा हुआ है, और जो सेल से बने हैं वो क्या है? लिविंग है। तो ये भी क्या हो जाती है बेटा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर हुआ? और ये भी क्या निकल जाती है? एक प्रकार से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है। क्लियर? देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसको बोला है अपन ने कॉन्शियसनेस। क्या बोला है? कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो रिस्पॉन्स मिलने पर स्टिमुलस मिलने पर रिस्पॉन्स दिखाए। स्टिमुलस मिलने पर रिस्पॉन्स दिखाएं। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ। अब वो टच एक तो हार्मफुल रहेगा या उससे कुछ मुझे तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मतलब बेनिफिशियल एक प्रकार से। ठीक है, तो वो मुझे समझ रहा है, सेंस हो रहा है कि हाँ ये टच पेंसिल का है, नॉर्मल है, वो मेरे ब्रेन तक जा रहा है, उस पर मैं क्या दिखाऊंगा? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टिमुलस के बाद जो रिस्पॉन्स दिखा है वो सारी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ अगर मैं कुछ पिन चुभाता हूँ तो तुरंत मैं सडनली क्या कर दूंगा? रिफ्लेक्स एक्शन से यहाँ से हाथ हटा लूंगा। मतलब मुझे स्टिमुलस मिला पिन का, मैंने उस पर रिस्पॉन्स दिखाया। रिस्पॉन्स क्या था? मैंने हाथ यहाँ से हटा लिया। मतलब इस चीज़ के लिए मैं कॉन्शियस हूँ। क्लियर? अब ये मेरे अंदर पाई जाती है और मैं लिविंग हूँ। अब वही चीज़ अगर प्लांट के साथ करें, क्लियर सर, प्लांट को अगर अपन कुछ हार्म करते हैं वो तो इधर उधर तो मूव नहीं होता है फिट, और प्लांट तो लिविंग है। ठीक है, और प्लांट के बाद तो ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये नॉन डिफाइनिंग निकलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है बेटा। वो भी क्या दिखाते? वो भी रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक है, अब भले उनमें मूवमेंट नहीं है बट रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब कैसे? अगर सनलाइट ज़्यादा है तो आपने नोटिस किया होगा स्टोमाटा उस टाइम पर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, क्योंकि जितना कम ट्रांसपिरेशन होगा उतना वाटर क्या होगा? मतलब वाटर कंजर्व होगा। क्लियर? मतलब वो टाइम पर पत्ते क्या होते हैं? इनवर्ड कर्ल होके, ठीक है, स्टोमाटा को बंद करके ट्रांसपिरेशन का रेट रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्स ही तो है। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या था? सनलाइट। उसके लिए पत्तों ने क्या दिखाया? रिस्पॉन्स दिखाया, मतलब वो पत्ते इन्वर्ट कर लो गए। क्लियर हुआ? तो ये भी एक प्रकार से क्या निकल जाती है बेटा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी निकल जाती है। क्लियर? अगर आपको कंफ्यूज हो ऑप्शन में सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस, तो बिंदास कॉन्शियसनेस करिए। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपको लिविंग को डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टी आ जाती है, दो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। एक आ जाती है बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, और एक आ जाती है नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में क्या क्या आता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग में आती है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। क्लियर है? देन सेकंड कंसेप्ट आती है बेटा लिविंग वर्ल्ड में। व्हाट इज लिविंग के बाद में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सेकंड है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहां से अपडेटेड एनसीईआरटी शुरू होती है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप, या अपन बोल सकते हैं वेराइटी। क्या? वेराइटी। अब वेराइटी किसकी? लिविंग की, और लिविंग को अपन यूज करते हैं बायो। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी। हाँ कि ना?
क्या बोल सकता हूँ, बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को ही अपन बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी किस मतलब डाइवर्सिटी किसकी है, लिविंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर देके रखा है कि बायोडाइवर्सिटी अभी तक के कितनी है, तो बायोडाइवर्सिटी अभी तक के है 1.7 to 1.8 मिलियन। तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड। कितने आइडेंटिफाई अभी तक, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज। क्लियर। अब पहले तो बायोडाइवर्सिटी मतलब समझो। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स और भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स अर्थ के ऊपर है, मतलब अपन बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अब इसका एक एस्टिमेटेड नंबर देके रखा है, ठीक है। तो वो नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब देखो, मान के चलो इतने सारे एनिमल्स में ह्यूमन की एक स्पीसीज है। अब ह्यूमन के भले 135 करोड़ आबादी है, बट डिफाइन तो एक ही स्पीसीज को कर रही है ना, रिप्रेजेंट तो एक ही स्पीसीज को कर रही है, होमो सैपियन। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे अपने जैसे कितने 17 से 18 लाख डिफरेंट स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफाई करके रखी है। ये इतनी बायोडाइवर्सिटी का नंबर है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। समझ में आया। अब बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, बायोडाइवर्सिटी टर्म मतलब नामकरण किसने किया, टर्म इज गिवन बाय रोजेन। एक साइंटिस्ट थे बेटा, रोजेन भाई साहब। ये रोजेन भाई साहब ने क्या दिया था अपने को, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। क्लियर। बट उसको पॉपुलराइज किसने किया था, तो बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज बाय ये चीज आपको देखने को मिलेगी इकोलॉजी सेक्शन में, एडवर्ड विल्सन। इन्होंने देखने को मतलब इन्होंने पॉपुलराइज कराया था, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें हैं जो याद रखना। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म इज गिवन बाय रोजेन एंड पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन। और ये नंबर है जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुआ कि कितना नंबर अभी तक के आइडेंटिफाई हुआ है, तो वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। और एनसीईआरटी लिखते हैं अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। तो मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जितना ज़्यादा एरिया में जाओगे उतने अलग अलग प्लांट्स और उतने अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे। साहजिक है ना, जितना ज़्यादा एरिया घूमोगे उतने ज़्यादा प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, उतने ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो एरिया इंक्रीज, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इतनी सारी बातें बायोडाइवर्सिटी में याद रखना। क्लियर। देन अब इतने सारे बायोडाइवर्सिटी है सर, ठीक है। अब इतने सारे बायोडाइवर्सिटी को अपन किस नाम से बुलाएंगे, तो देखो अब जिस एरिया है उस एरिया में हिसाब से लोगों ने उनके नामकरण कर दिए हैं। क्लियर। अब मान के चलो एक प्लांट का एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसका नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अब कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिनको पता है साइंटिफिक नेम, पता लग गया होगा किस प्लांट की बात हो रही है। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा अगर मैं बोलूं तो एक अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा को रुई बोला जाता है। वही अगर राजस्थान में देखा जाए तो इसको मदार बोला जाता है, ठीक है। और वही हरियाणा में अगर इसको देखा जाए तो आग बोला जाता है या अर्क बोला जाता है, ठीक है। तो प्लांट एक ही है बट नामकरण सबके अलग अलग है, ठीक है। अब हरियाणा वाला बंदे को अगर मैं बोलता हूँ कि रुई, तो वो क्या समझेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा उसके। और वही राजस्थान वाले बंदे को भी बोलता हूँ कि रुई प्लांट क्या है, कैसा है, रुई प्लांट बता दे, तो उसको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट महाराष्ट्र वाले को बोलूँगा रुई,
तो बिल्कुल बोलेंगे, जिसको हनुमान जी की माला चढ़ाई जाती है, ठीक है। और वही अगर मैं तीनों नाम हटा के मैं एक नाम लाता हूँ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो शायद मे भी वो तीनों समझ जाए कि हाँ हाँ इस प्लांट की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट कैसे आई है, इतने सारे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को जानने के लिए दिक्कत आती है, ठीक है। तो नाम को जानने के लिए दिक्कत आती है, इसीलिए उस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट आती है जिसका नाम है बेटा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो आगे वाली कंसेप्ट है नॉमेनक्लेचर। अब मैंने पहले से बताया नॉमेनक्लेचर दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक लोकल नाम के हिसाब से, जैसे कि लोकल पीपल ने रखा है, ठीक है, उस लोकल नेम को बोला जाता है वर्नैकुलर नेम। क्या बोला जाता है? वर्नैकुलर या लोकल नेम। और जो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, ठीक है, उसे बोला जाता है साइंटिफिक नेम। क्या बोला जाता है? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी वर्नैकुलर नेम में? तो वर्नैकुलर नेम में ये दिक्कत थी, मैंने पहले ही बताया, अगर कैलोट्रोपिस को महाराष्ट्र में देखा जाए तो रुई बोलेंगे, हरियाणा में जाए तो आग बोलेंगे, अर्क बोलेंगे, ठीक है, और राजस्थान में देखा तो मदार बोलेंगे। तो ये वैरी होता है, लोकल है ना, मतलब जिस प्रकार से वहाँ के लोकल पीपल है उन्होंने नाम कर दिया है। तो वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अभी बदलते चलता है और इससे दिक्कत बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको हटा के अपन क्या लाते हैं? साइंटिफिक नेम लाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम आते हैं। और ये जो है ये बेटा एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल थ्रू आउट, एप्लीकेबल थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट वर्ल्ड। अगर मैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोल दूं तो वर्ल्ड का हर एक बंदा मतलब समझ जाएगा कि हाँ हाँ इस प्लांट की बात हो रही है, जिसमें वाइटिश मिल्क कलर का क्या निकलता है? फ्लूइड निकलता है, और उसके फ्लावर ऐसे ऐसे होते हैं, उसकी फाइलोटैक्सी अपोजिट होती है, ये सारी चीज़ें समझ जाएगा, मतलब कैलोट्रोपिस इनडायरेक्टली वो समझ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाम ही अपन ने वो लिया है जो कि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हो, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक नेम है और बायोलॉजिकल नेम है, ये देने के लिए जो संस्थाएं काम करती है, ये दो संस्थाएं, ठीक है। अगर तुम्हें प्लांट का नाम करना है तो इसके लिए अलग संस्था है और एनिमल का अलग है, ठीक है। तो प्लांट का किसी नाम करना है तो ये नामकरण किया जाता है थ्रू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके थ्रू अपन नामकरण करते हैं किसी प्लांट का, ठीक है। और किसी एनिमल का अगर नाम करना है तो इसके अपन नाम करते हैं थ्रू द इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो जो ICBN और ICZN है, ये प्लांट और एनिमल के नामकरण करने के लिए योगदान देती है। क्लियर? तो इसका आपको लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे कि ICBN स्टैंड फॉर और ICZN स्टैंड फॉर, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखने की प्रोसेस, ठीक है। अब नाम रखने की प्रोसेस है तो ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है बेटा, इसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो रूल्स ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें थ्रू आउट वर्ल्ड वो नाम अप्लाई करना है तो इसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, तो क्या क्या रूल है, ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला आ जाएगा कि ये जो नॉमेनक्लेचर है इसमें दो वर्ड रहेंगे। फर्स्ट वर्ड को बोला जाएगा जीनस या जेनेरिक एपिथेट, एंड सेकंड वर्ड जिसको बोला जाएगा स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट वर्ड को बोलेंगे जीनस या जेनेरिक एपिथेट एंड सेकंड वर्ड स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अब जीनस जब लिखोगे तो जीनस की हमेशा शुरुआत कैपिटल लेटर से करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसीज इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। ये एक रूल है। देन उसके बाद
अगर तुम लिख रहे हो हाथ से, अगर कोई बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। बट अगर टाइप कर रहे हो कहा कंप्यूटर पे, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे कहा अगर टाइप कर रहे हो तो उसको लैटिन इटैलिक्स में, इटैलिक्स फॉन्ट में टाइप करना है, ठीक है। तो हैंड रिटन जब लिख रहे हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और अगर टाइप कर रहे हो तो उसे इटैलिक्स में लिखना है। क्लियर। अब अगर तुम लिखने के बाद अंडरलाइन करते हो सेपरेटली स्पेसिस और जीनस को, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है उसकी लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन है, प्लस तुम उसको इटैलिक्स में टाइप कर रहे हो तो ये भी क्या दर्शा रहा है? उसकी लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन है। अब लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज की है कि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज मानी गई है। एक बार अगर वो नामकरण कर दिया तो उसको 100 या 150 200 साल उसको कोई बदला नहीं सकता है, मतलब वो एक प्रकार से लॉ बन जाएगा, या एक प्रकार से वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको डेड लैंग्वेज मानी गई है। तो सारे के सारे जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड रहते हैं। क्लियर हुआ। एंड लास्ट रूल ये कहता है कि जब नामकरण हो जाए तो नामकरण के अंत में ऑथर का नाम जरूर देना है। क्लियर। अब ऑथर का नाम जब दोगे तो ये रोमन लैंग्वेज, मतलब अपने सादे लैंग्वेज में भी देना है, कोई लैटिन लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, रोमन लैंग्वेज का यूज करना है ऑथर नेम के लिए। और ये ऑथर का नाम पूरा ना लिखते हुए उसका बस एब्रीवेटेड फॉर्म लिखना है, छोटा सा। अब जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मतलब मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ये नामकरण करा था लिनायस ने, कैरोलस लिनायस ने। अब इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे अपन कि मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लिनायस, ये गलत बात है। मैंगीफेरा इंडिका लिनायस का भी लिनायस नहीं लिखेंगे, लिन लिखेंगे, LINN, लिन, इतना ही लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा नाम है गोपी किशन, मैं एक नामकरण करता हूँ बढ़िया सा, ठीक है, एक XYZ प्लांट या एनिमल का, तो मेरा क्या लिखोगे? गोप्स। समझ में आए? ठीक है। तो रूल्स पे आते हैं, आगे समझेंगे उसको। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि द फर्स्ट लेटर इज कॉल्ड जेनेरिक इपिथेट और जीनस, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। किससे शुरुआत करनी है? कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी है। किसकी? जीनस की। एंड दो जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर एक मिनट यहां पर आएगा, वर्ड, द फर्स्ट वर्ड is called generic epithet or genus and always start with capital letter, and second word इसको क्या बोला है? second word is called specific epithet और simply species बोल सकते हैं, and always start with small letter। कैसे शुरू करना है इसको? स्मॉल लेटर के साथ शुरुआत करनी है, ठीक है। ये दो रूल हो गए। उसके बाद में तीसरा रूल ये कहता है, ये क्वेश्चन में आते हैं बेटा सेंटेंस बेस्ड, ठीक है। देन उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि द स्पेसीज एंड जीनस, व्हेन स्पेसीज एंड जीनस हैंड रिटन, इट गेट सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। इसी में एक और एक रूल मर्ज कर रहा हूं, और टाइप इन इटैलिक्स, ठीक है। अब ये जो चीज है, ठीक है, ये तीसरा रूल ये क्वेश्चन आता है कि तुम जब उसको हाथ से लिखते हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हो, प्लस या तुम उसको टाइप करते हो तो इटैलिक्स में टाइप कर रहे हो, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है, तो ये दर्शाता है these indicate the origin of scientific name
इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आता है बेटा कि क्वेश्चन में आता है कि स्पेसीज और जीनस को सेपरेटली अंडरलाइन करते हो या स्पेसीज जीनस जब इटैलिक्स में टाइप करते हो तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको दिस इंडिकेट दैट देयर ओरिजिन इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। क्लियर हुआ? ये तीसरा रूल। देन उसके बाद में फोर्थ रूल ये है कि द ऑथर नेम is at the end of species in abbreviated form, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में देना है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंगो, ठीक है। अब मैंगो अपन जानते हैं, बट बहुत सारे लोग मतलब बहुत किसी कंट्री की अगर बात करें, बहुत ही रैंडम कंट्री है, ठीक है, तो उस रैंडम कंट्री में मैंगो को कुछ और बोला जाता होगा। बट अगर मैं उनके आगे बोल दूं मैंगीफेरा इंडिका, तो बोलेंगे हाँ एक ऐसा फल है जो बहुत रसीला होता है, मीठा होता है, उसकी बात हो रही है, मतलब मैंगो की बात हो रही है। क्लियर? एंड अंत में अपन देंगे दैट इज अ लिनायस। क्या देंगे? लिनायस का लिन। क्लियर हुआ? तो ये दर्शा रहा है जीनस जिसकी शुरुआत आपको दिखती होगी कैपिटल लेटर से, और ये है बेटा स्पेसीज, ठीक है, और ये है ऑथर नेम, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो इतने सारे क्या है नॉमेनक्लेचर के रूल्स है, ठीक है। देन और एक रूल आता है जो कि फिफ्थ रहेगा, लास्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट याद रखना, द स्पेसीज एंड जीनस, स्पेसीज एंड जीनस, एंड को हटा देते और लाते हैं, ठीक है, स्पेसीज और जीनस, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3 लेटर, हमेशा 3 लेटर से ज्यादा रहेंगे, एंड लेस देन 12 लेटर। ये 3 लेटर से बड़े होने चाहिए और 12 लेटर से छोटे होने चाहिए, मतलब इसके बीच में आपका जीनस और स्पीसीज का नाम बैठना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा रूल है, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ बता कि जब अपन किसी ऑथर का नाम लगाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है साइटेशन। तो यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, द ऑथर नेम इज एट द एंड ऑफ स्पीसीज इन एब्रिविएटेड फॉर्म, इसको बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइटेशन। क्या बोला जाता है इसे? साइटेशन। मतलब ऑथर का नामकरण करने की प्रोसेस को बोलते हैं साइटेशन, ठीक है। और ये जो नाम है इसके अंदर दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है स्पीसीज और एक आ रहा है जीनस, ठीक है। तो दो नाम आ रहे हैं, इसलिए ये कंसेप्ट का नाम हो जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये दिया था अपने को कैरोलस भाई साहब ने, ठीक है, कैरोलस लिनायस ने। ये बंदे ने अपने पास बहुत क्रेडिट लेके रखा है। तो याद रखना, बाय मतलब होता है टू, क्योंकि दो नाम आ रहे हैं, नॉमियल मतलब नेम, तो बाय मतलब होता है टू, नॉमियल मतलब नेम। दो नेम कौन से थे? एक स्पीसीज और दूसरा जीनस, एंड नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देने की प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो 2 कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, एक होगा व्हाट इज लिविंग, दूसरा बायोडायवर्सिटी, एंड तीसरा नॉमेनक्लेचर। सॉरी 3 कंसेप्ट होगी। तो 3 आपको मैं आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटा। देन फोर्थ कंसेप्ट पे जा रहे हैं अपन, लिविंग वर्ल्ड की, ठीक है, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी मतलब क्या? एक ऐसी प्रोसीजर है, एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ग्रुप, या डिफरेंट टैक्सा, या डिफरेंट रैंक। अब मैंने जो बात बोली है मुझे नहीं लगता है सबके पल्ले पड़ी होगी, तो समझते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ classification of living organism, classification of
लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू काय के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर या अलग अलग रैंक के अंदर या अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, या अलग अलग टैग्जा के अंदर। समझ में आया? मतलब प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट रैंक के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर और डिफरेंट टैग्जा के अंदर। अब समझते हैं कि अगर मान के चलो कोई एक नया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैं जंगल में गया हूँ, शायद मैं जंगल में गया हूँ, ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, और मेरे ऊपर ये पूरा उसका जिम्मेदारी, उसको किस ग्रुप में रखना है, उसका नामकरण क्या करना है, ठीक है, या किस फाइलम में रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, ये सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको क्या करना है उसके साथ। तो मैं गया, मैं देखूंगा उसको कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। पहले तो उसके कैरेक्टर नोट करूंगा कि ये क्या क्या कैरेक्टर है, मतलब उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, कहाँ रह रहा है, पेड़ पे रह रहा है या ज़मीन पे रह रहा है, क्लियर हुआ। उसके अलग अलग कैरेक्टर, उसकी हलचल कैसी है, ठीक है, उड़ता है क्या, टेंटाकल्स है क्या, है ना। फिर उसके बाद में उसके लेग्स कितने हैं, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड है कि नहीं, ये सारे कैरेक्टर मैं नोट डाउन करूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूँ। देन कैरेक्टराइजेशन किया, देन मैं उसको किसके जैसा दिखता है या किसके जैसा उसकी हरकतें या किसके जैसी उसकी हैबिट्स है, क्लियर हुआ, किसके जैसा वो नेचर में है, मतलब किसके जैसा उसका खाने का मतलब न्यूट्रिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगा। मतलब मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, किसके जैसा है। तो ये प्रोसेस हो जाती है आइडेंटिफिकेशन, क्लियर। देन फिर आता है कि मैं उसको फिर आइडेंटिफाई हो गया, फिर मैं जिसके जैसा दिखा मैं उसको उस क्लास में, उसके क्लास में उसको प्लेस कर दूंगा। समझ में आया? मतलब मैं उसको उसके क्लास में डाल दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट में एक नया है ना, नया पता लगा है तो मैं उसका नाम भी रख दूंगा, दैट इज नॉमेनक्लेचर। अब समझो, मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है, जो कि कॉकरोच जैसा सिमिलर है, ठीक है। तो मैं देखूंगा, हाँ इसके कॉकरोच जैसे पैर है, ठीक है, कॉकरोच जैसे 2 विंग्स है, कॉकरोच जैसे टेंटाकल है, मतलब उन्हें कॉकरोच जैसे कैरेक्टर नोट करे। मतलब सबसे पहले क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन। क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन, हाँ कि ना, कैरेक्टराइजेशन। टैक्सोनॉमी मतलब क्या? क्लासिफिकेशन करना है मुझे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले तुम्हें उसके कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, किसके जैसा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हाँ हाँ ये कॉकरोच जैसा कैरेक्टर दिखा रहा है। इसके बाद 2 विंग्स है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, बॉडी डिवाइडेड है इनटू थोरैक्स, ठीक है, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, टेंटाकल भी है, आंखें कॉकरोच जैसी है, क्लियर। तो ये मैंने कैरेक्टर उसके नोट डाउन करे। फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगा ना कि कॉकरोच जैसा है ना, तो मैंने किया उसका आइडेंटिफिकेशन। क्या किया? आइडेंटिफिकेशन। देन कॉकरोच जैसा है तो मैं उसको कॉकरोच के क्लास में नहीं रख दूंगा, क्लास इंसेक्टा, हाँ कि ना, दैट्स अ क्लासिफिकेशन, है ना। एंड उसका एक नामकरण कर दूंगा प्यारा सा, ठीक है, जो कॉकरोच तो नहीं कर सकता, है ना, तो उसका जैसा भी नामकरण करूंगा, ठीक है, मुझे जो भी लगे, तो वो प्रोसेस हो जाएगी नॉमेनक्लेचर। समझ में आया? और अंत में मैं लगा दूंगा मेरा नाम, क्योंकि ऑथर में रहूंगा वो टाइम पे, तो मेरा प्यार से नाम लगा दूंगा गोप्स। क्या बात है, ठीक है। तो ये जो 4 बम्बू है, ये जो 4 बम्बू है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये टैक्सोनॉमी नाम के तंबू को खड़े करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो दीज आर 4 पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, 4 पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर हुआ? और वो टैक्सोनॉमी कौन सी थी? और क्लियर लिखता हूँ, वो टैक्सोनॉमी थी बेटा एक प्रकार से ओल्ड टैक्सोनॉमी। कौन सी? ओल्ड टैक्सोनॉमी। और ओल्ड को शब्द यूज किया एनसीईआरटी ने, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। कौन सी टैक्सोनॉमी? कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। ठीक है। तो जब ये 4 तंबू आप खड़े, 4 बम्बू आप खड़े करोगे, तो वो तंबू उसके ऊपर रहेगा। मतलब ये जब 4 चीजें रहोगे तभी वो टैक्सोनॉमी उसके ऊपर आएगी। मतलब तुम टैक्सोनॉमी को कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बिना, क्लासिफाई,
नहीं कर सकते। समझ में आया? ठीक है, तो ये होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन करो पहले, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। क्लियर हुआ? तब जाके तुम्हारी अलग अलग, मतलब मैंने ग्रुप में रखा उसको, है ना, रैंक में रख सकते हो। ये सारे के सारे एक ही वर्ड है। क्लियर हुआ? ये सारे के सारे टैक्सा हो गया, कैटेगरीज हो गया, रैंक हो गया, सारे एक ही वर्ड है। आपको आगे भी समझ जाएगा। ठीक है, मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब बताऊंगा। ठीक है, देन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी जो टर्म है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी टर्म was given by A.P.D. कैंडोल। A.P.D. कैंडोल। ये एक नए बंदा आ रहा है बेटा। इन महापुरुष का नाम याद रखना। आपको पूछ सकते हैं बेटा नीट 25 से, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पागल हो गई एनटीए, कुछ भी पूछ रही है। ठीक है, कहीं का भी सवाल कहीं पर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो A.P.D. कैंडोल इन्होंने टर्म दिया था, मतलब नाम दिया था टैक्सोनॉमी। क्लियर? अब टैक्सोनॉमी का नाम इन्होंने दिया था, बट डीप स्टडी करने वाले आपको पता ही होगा, वन एंड ओनली टैक्सोनॉमी फादर, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये है आपके कैरोलस लिनायस। कौन है? कैरोलस लिनायस। मतलब भाई साहब इसने इतना क्रेडिट लेके गया है इस बंदे ने। ठीक है, इसके अलावा कोई, मतलब किसी का नाम ही नहीं ले सकता मैं। क्लियर? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनायस। ठीक है, देन इसके बाद में आती है कंसेप्ट सिस्टमैटिक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सिस्टमैटिक। क्या है? तो एक सेकंड, इसका नामकरण क्या किया था? फोर्थ। हाँ, तो फिफ्थ है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक मतलब क्या? पहली बात तो सिस्टमैटिक्स, ये जो वर्ड है, ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आया? तो वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टमा। कहाँ से? सिस्टमा। ठीक है, ये लैटिन शब्द है बेटा सिस्टमा, जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और इसको इतना पसंद आया लिनायस को, तो इसने ये शब्द यूज करके, ठीक है, एक बुक लिख दी लिनायस ने। ठीक है, जिसका नाम था सिस्टमा नेचरी। क्या नाम था? सिस्टमा नेचरी। तो लिनायस रिटन बुक, या लिनायस बोल सकते हैं टाइटल। ठीक है, तो लिनायस गिव टाइटल टू हिज बुक को, क्या? सिस्टमा नेचरी। ये नामकरण उसने बुक का करा था सिस्टमैटिक से रिलेटेड। अब सिस्टमैटिक क्या है? तो सिस्टमैटिक मतलब एक बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे तो सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक वो है जिसमें सारी की सारी टैक्सोनॉमी आती है। ठीक है, और टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब अगर तुम्हें सिस्टमैटिक वे से अगर स्टडी करना है, ठीक है, तो तुम्हें पूरी टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी। अब टैक्सोनॉमी कैसी पढ़नी पड़ेगी अब भी बताया। ठीक है, वो 4 बम्बू। ठीक है, तो कौन से 4 बम्बू? तो एक है बेटा कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ है नॉमेनक्लेचर। जब ये 4 चीजें आ जाएंगी, ठीक है, प्लस 5 नंबर की एक चीज ऐड हो रही है जिसका नाम है फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन। तो तुम्हें पहले कैरेक्टर नोट करो, देन आइडेंटिफाई करो, देन क्लासिफाई करो, देन उसका नामकरण करो, प्लस वो किससे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये भी जब पढ़ लेते हो तुम, मतलब तुम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो। क्या स्टडी कर रहे हो? सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी में खाली 4 चीजें और एक एडिशनल चीज। तो सिस्टमैटिक में टोटल कितनी चीजें पढ़ रहे हो तुम? 5 चीजें पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? 5 चीजें कौन सी? टैक्सोनॉमी के 4 और फाइलोजेनेटिक एक 5। क्लियर हुआ? तब ये होता है सिस्टमैटिक। समझ में आया? क्लियर? देन उसके बाद में वो जो मैंने अभी पहले से टैक्सोनॉमी बताई थी, ये कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी थी। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ओल्ड टैक्सोनॉमी। कौन सी टैक्सोनॉमी? ओल्ड टैक्सोनॉमी। एक चीज एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। ठीक है, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है
ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी काय के ऊपर बेस है? तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ई, ठीक है। अब सर ए बी सी डी ई क्या है? तो सुनो, ए फॉर एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी को बोलते सर अंदर, है ना, या इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर मिल जाएगी लाइन एनसीईआरटी में आपको। ये हो जाएगा सर बी फॉर बाहर, और बाहर को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, अंदर ये हो गया बाहर, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सी फॉर सेल स्ट्रक्चर, क्या बात है। डी फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस या डेवलपमेंटल प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको। एंड ई फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो अभी की जो टैक्सोनॉमी है ये 5 चीज़ों पे डिपेंड है। ऐसे क्यों? तो बेटा अपने को याद रखने से मतलब है ए बी सी डी एंड ई। ए फॉर अंदर, बी फॉर बाहर, सी फॉर सेल स्ट्रक्चर, डी फॉर डेवलपमेंट एंड ई फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अंदर बाहर मतलब एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, कुछ अलग मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देन उसके बाद आता है बेटा द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब जो टैक्सोनॉमी के ऊपर बेसिस है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टोटल 7 दे के रखी है, तो टोटल 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जिसमें क्या क्या आता है। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले स्पेसीज, देन आता है जीनस, देन आता है फैमिली, ठीक है। देन आता है फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर के बाद में आता है क्लास के बाद में आता है फाइलम, या इसे ही बोलेंगे डिवीजन। फाइलम एनिमल के लिए यूज करेंगे, डिवीजन प्लांट के लिए, एंड लास्ट में आता है किंगडम। क्या आता है? किंगडम। अब इसको 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। स्पेसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। तो जो स्पेसीज है, ठीक है, एक बात याद रखना, अभी 7 कैटेगरीज है, ठीक है। अब 7 कैटेगरीज इसलिए है क्योंकि टैक्सोनॉमी कर रहे हो तुम, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। और ये मल्टी स्टेप प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 1 से लेके 7 तक दिखती होगी आपको, स्पेसीज से लेके किंगडम तक। तो टैक्सोनॉमी इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और ये हर एक स्टेप आप कि हर एक स्टेप को बोला जाता है एक तो ग्रुप, एक तो रैंक, एक तो कैटेगरी या टैक्सा। मतलब देखो टैक्सोनॉमी का यूनिट टैक्सा, ठीक है। तो ये पूरी टैक्सोनॉमी है, मान के चलो स्पेसीज से लेके किंगडम तक, ये सारी की सारी क्या है, मान के चलो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये सारी की सारी टैक्सोनॉमी है। तो ये अगर मैं एक यूनिट उठाता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पर क्या उठा रहा हूँ, फैमिली उठा रहा हूँ, तो टैक्सोनॉमी की एक यूनिट उठा रहा हूँ ना, तो इसको मैं बोलूँगा टैक्सा। तो फैमिली एक टैक्सा है ना, ऑर्डर एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, जीनस एक टैक्सा है, किंगडम एक टैक्सा है। ऐसे टैक्सा जब इकट्ठा आते हैं तो तब जाके बनती है टैक्सोनॉमी के, ठीक है। पूरी कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक तो कोई भी यूनिट को एट अ टाइम एक तो टैक्सा बोलो, या ग्रुप बोलो, या रैंक बोलो, या कैटेगरी बोलो, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट रैंक और डिफरेंट कैटेगरीज। समझ में आया? इसलिए ये कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो कि टोटल है 7, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्पेसीज। स्पेसीज के बारे में अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है स्पेसीज की,
ये देके रखी है। चैप्टर शुरू होने से पहले एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल, जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर भाई साहब बड़े ही कमाल के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्हें बोला गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब इसके लिए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर इवोल्यूशन की अगर कोई बात करे तो वो टाइम पे इवोल्यूशन के भगवान थे डार्विन, ठीक है। और इवोल्यूशन के भगवान डार्विन थे, और डार्विन के बाद अगर इवोल्यूशन की किसने बात करी होगी तो वो है अर्नेस्ट मेयर भाई साहब, ठीक है। तो डार्विन जैसी बातें ये करते थे इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, इतने भरोसा रखने लायक। तो इनके लिए, उसके लिए इनका नाम पड़ गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन एक बहुत ही महापुरुष थे वो टाइम पे, ठीक है, एक ऑरा था बेटा उनका, है ना। ऐसा नहीं है कि डार्विन के अलावा किसने बात नहीं करी इवोल्यूशन में, करी थी। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वैलेस, ठीक है ना, अल्फ्रेड वैलेस नाम के साइंटिस्ट। बट डार्विन की बातों पर इतना ब्लाइंडली भरोसा करते थे सब लोग, जो इन्होंने अगर बोल दिया तो वो शाश्वत सत्य था। डार्विन एक ऑरा लेके चलते थे, ठीक है, जैसे कि अभी अक्षय खन्ना लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो ऑरा कैरी कर रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी भी एक्टर है, बट इन्होंने जो ओवरशैडो किया है अक्षय खन्ना जी ने, वो किसी ने नहीं किया, वैसे डार्विन ने करा था, ठीक है। ओवरशैडो करा था उनने अल्फ्रेड वैलेस पर, क्योंकि अल्फ्रेड वैलेस भी डार्विन जैसे समुद्र की जो भ्रमण है, ठीक है, उस पे निकले थे, ठीक है। जो पूरा समुद्र की भ्रमण है जिसको सी वोएज बोला जाता है ना, 5 साल की थी, इवोल्यूशन में देखने को मिलेगा सी वोएज, है ना। 1831 में निकले थे और 1836 में रिटर्न आए थे शायद, ठीक है। तो वैसे ही वैलेस निकले थे, बट वैलेस की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि उतना ऑरा नहीं था वैलेस जी का। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर डार्विन जी का बहुत ऑरा था, तो डार्विन बातें करता था इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन के बाद डार्विन के बाद बातें करते थे अर्नेस्ट मेयर साहब। तो अर्नेस्ट मेयर साहब को डार्विन जी का नाम पड़ गया, तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th इसलिए क्योंकि उन्होंने 20वीं सदी में भी एंट्री मार दी थी, ठीक है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे जो 100 साल जिए थे, अर्नेस्ट मेयर। क्लियर? तो स्पेसीज उनके हिसाब से क्या है? तो स्पेसीज इज द group of organism, it is the group of organism which can naturally interbreed among themselves। मतलब इनके हिसाब से स्पीसीज वो है, वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं उनके ही अंदर, है ना। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो एक तो इनफर्टाइल रहेगी या वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकती है। अब मान के चलो, इनका मानना ये है कि हॉर्स और हॉर्स के अंदर अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो आगे आने वाला बेबी नॉर्मल रहेगा जो रिप्रोडक्शन दिखा सकता है। बट हॉर्स और डोंकी के बीच में हुआ, जबकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रिलेटेड स्पीसीज है बट ऑर्गेनिज्म अलग है, ठीक है। तो अलग ग्रुप ऑर्गेनिज्म में हुआ तो आगे आने वाली जनरेशन क्या रहेगी? रिप्रोडक्शन नहीं दिखाएगी, इनफर्टाइल रहेगी। समझ में आया? ठीक है। तो स्पीसीज अपन उसी को बोल सकते हैं जो नेचुरली क्या दिखा सके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सके। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर? तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज is given by अर्नस्ट मेयर, ठीक है। और अर्नस्ट मेयर भाई साहब का जन्मदिन और मृत्यु दिन आपको देके रखा है, 100 साल है। और ये बहुत ही बड़े महापुरुष थे जिनको बोला जाता था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, यहाँ जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहाँ पर इनके बारे में लिखा है, तो ये ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कुछ भी पूछ रहे बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? देन उसके बाद में ये टॉप 100 साइंटिस्ट के नामों में इनका नाम आता है। क्लियर? और इनके पास 3
प्राइज का ताज है, तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। पहला प्राइज इनको मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, देन मिला था स्कैफोर्ड प्राइज, और एक तीसरा प्राइज मिला था बाल्जन प्राइज। सॉरी, फर्स्ट प्राइज था बाल्जन, सेकंड था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड थर्ड था स्कैफोर्ड प्राइज। तो ये तीन प्राइज इनको मिले थे, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्लियर। देन सेकंड कंसेप्ट आती है, सेकंड कैटेगरी आती है जीनस। अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मान के चलो जीनस से फैमिली जा रहे, फैमिली से ऑर्डर जा रहे, ऑर्डर से क्लास, तो जो नीचे की कैटेगरी है, सबसे जो छोटी कैटेगरी है, ठीक है, मान के चलो सबसे बेसिक कैटेगरी कौन सी है, स्पीसीज, ठीक है, तो ये नीचे की कैटेगरी हमेशा आगे की कैटेगरी को बनाएगी, ठीक है। तो जीनस अगर देखना है तो क्या है, जीनस इज द ग्रुप है ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। मैंने क्या बोला, ऊपर की कैटेगरी जब डिस्कस कर रहे हो, ऊपर की कैटेगरी जब डिस्कस कर रहे हो, तो वो कैटेगरी किसने बनाई है, उसके नीचे की वाली कैटेगरी ने बनाई है। तो आपको अगर फैमिली देखना है तो फैमिली को जीनस बनाएगा, अगर आपको ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर को फैमिली बनाएगा, आपको अगर क्लास देखना है तो क्लास को ऑर्डर बनाएगा, ठीक है। तो जीनस मतलब क्या, ग्रुप है रिलेटेड स्पीसीज का। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला लेते हैं एनिमल्स का। तो यहाँ पर आपको 3 स्पीसीज में इकट्ठा कर रहा हूँ। एक है टाइगर की स्पीसीज, टाइगर का ग्रुप, ठीक है, जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन शो करा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में लाइगर कहाँ से लिख दिया, लाइगर बताने वाला था मैं लाइगर के बारे में, इसलिए लाइगर आ गया, बता दो। और तीसरी स्पीसीज है लेपर्ड। अब लाइगर के में क्यों लिख लिया, जैसे म्यूल था, म्यूल एक क्रॉस है बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। कैसे, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन है, तब जाके क्या हुआ, वो इनफर्टाइल रहा, क्योंकि उसने उल्लंघन किया किसके, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को, जो कि किसने दिया, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर भाई साहब के, तुम 2 हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन कर सकते हो, जो कि आगे वाला बच्चों हॉर्स आएगा, ये नॉर्मली रिप्रोडक्शन दिखा सकता है। 2 डोंकी के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो बच्चों डोंकी भी क्या दिखा सकता है, रिप्रोडक्शन। बट हॉर्स और डोंकी अगर रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों, ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसे, तो आगे आने वाला म्यूल्स इनफर्टाइल रहेगा, मतलब तुम बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे ही आपको एक लाइगर मूवी देखी होगी आपने, टाइगर का रिप्रोडक्शन हुआ तो बच्चों टाइगर रिप्रोडक्शन दिखाएगा, लायन का हुआ तो बेबी लायन दिखाएगा, बट टाइगर और लायन का हुआ तो लाइगर आता है, जो कि लाइगर भी एक इनफर्टाइल है। समझ में आया। अभी आते हैं जीनस के ऊपर। तो जीनस क्या है, ग्रुप है रिलेटेड स्पीसीज का। अब रिलेटेड स्पीसीज का मैंने ग्रुप कर दिया है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ठीक है। अब जब इनका ग्रुप करोगे तो आगे का एक जीनस आएगा, फॉर्म जीनस पैंथेरा, ठीक है। तो ये पैंथेरा जीनस बनाते, तो ये तीनों स्पीसीज का तुमने ग्रुप किया, ठीक है, तीनों स्पीसीज का तुमने ग्रुप किया और ग्रुप करके क्या बनाया, आगे का कैटेगरी बनाई जिसका नाम है पैंथेरा। मतलब पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन, पैंथेरा पैराडस लेपर्ड। क्लियर हुआ। देन थर्ड कैटेगरी आती है स्पीसीज, सॉरी फैमिली। स्पीसीज कहाँ से, क्या लिख रहा हूँ, फैमिली। फैमिली मतलब it is the group of related genera but less similarity। अब ऐसा क्यों, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे सिमिलरिटी घटते जाती है, अपन लास्ट में देखेंगे। मतलब तुम स्पेसीज से किंगडम पर जाते हो तो सिमिलरिटी घटते जाती है, और उल्टा जब आते हो किंगडम टू स्पेसीज सिमिलरिटी बढ़ती जाती है। मतलब व्हेन वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम सिमिलरिटी डिक्रीजेस, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गेट डिक्रीजेस, एंड जब अपन रिटर्न आएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएंगे। अपन इसको लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो फैमिली को देख लेते पहले। फैमिली क्या है, अपने को जेनेरा का ग्रुप करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखना रहेगा बेटा, अगर आप यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होगा एनिमल का एग्जाम्पल, स्पीसीज का एग्जाम्पल लिखना रहेगा। एक था, अगर आप स्पीसीज इकट्ठा करते हो, मान के चलो
आपके पास स्पीसीज है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो है प्लस ब्रिंजल है, ठीक है, और आपके पास एक मकोई है, ठीक है, मकोई। तो ये तीनों को जब ग्रुप करते हो तो एक जीनस को बिलोंग करते हैं सोलैनम। क्या? सोलैनम, ठीक है। तो आपने पोटैटो को इकट्ठा किया, ब्रिंजल और मकोई ये तीनों रिलेटेड स्पीसीज है। जब ये इनका ग्रुप बन जाएगा तो आगे का जीनस बन जाएगा जीनस सोलैनम, ठीक है। मतलब सोलैनम ट्यूबरोजम, सोलैनम मेलोंजेना एंड सोलैनम नाइग्रम। तो ये तीनों जब इकट्ठा आएंगे तब जाके जीनस बनेगा कॉमन, जिसका नाम है सोलेनम। तो ये दो एग्जांपल याद रखना, ठीक है। ये वाला एग्जांपल एनिमल का, ये वाला एग्जांपल प्लांट का, ठीक है। तो सब में दो दो एग्जांपल देके रखे, एक एनिमल और एक प्लांट, ठीक है। अब फैमिली, फैमिली कैसे बनेगी? तो एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल्स का। तो एग्जाम्पल पहला है, अगर मैं पैंथेरा जीनस को, ठीक है, पैंथेरा जीनस को ऐड करता हूँ किसके साथ? पैंथेरा जीनस को ऐड करता पैंथेरा जीनस को ऐड करता हूँ फेलिस के साथ, ठीक है। ये जो जीनस है, ये जीनस किसका है? पैंथेरा जीनस इन तीनों का है, ठीक है, टाइगर, लायन, लेपर्ड। एंड फेलिस जीनस किसका है? कैट का है। तो एक फैमिली बनाते हैं कॉमन, जिसका नाम है फेलिडी। क्या बनाएगा? फेलिडी। तो फैमिली क्या है? ग्रुप है किसका? जीनस का, ठीक है। तब जाके ग्रुप, जब जीनस का जब ग्रुप बनेगा तब जाके क्या बनेगी? फेलिडी फैमिली बनेगी। समझ में आया? ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, अगर मैं जीनस लेता हूँ सोलैनम, ठीक है, और इसके साथ ऐड करता हूँ पेटूनिया जीनस प्लस और एक जीनस ऐड करता हूँ धतूरा, ये तीन जीनस का मैंने ग्रुप किया, तब आगे एक फैमिली बनाते हैं जिसका नाम है सोलैनेसी। क्या? सोलैनेसी फैमिली, ठीक है। तो एक बात कभी मत भूलना बेटा, नीचे की कैटेगरी हमेशा ऊपर की कैटेगरी बनाएगी। आप फिर से देख लो, अगर स्पीसीज लेते हो तो जीनस बनेगा, ठीक है, जीनस लेते हो तो फैमिली बनेगी। क्लियर? तो हमेशा फैमिली लेते हो तो ऑर्डर बनेगी। क्लियर? तो ये हो गया एनिमल का एग्जाम्पल, ये हो गया प्लांट का एग्जाम्पल। क्लियर? देन बढ़ते हैं फोर्थ कैटेगरी की ओर, जिसका नाम है ऑर्डर। तो फोर्थ है ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा बेटा? सिंपली आएगा, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, रिलेटेड फैमिली, ठीक है। अब कैसे? रिलेटेड फैमिली का ग्रुप, अभी अपन ने एक फैमिली बना के रखी फेलिडी। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लेते हैं फेलिडी। फेलिडी को ग्रुप कराते कैनेडी के साथ, ठीक है। तो ये जो थी ये कैट फैमिली थी, कैट फैमिली, और ये वाली जो है ये डॉग फैमिली, ठीक है। सर क्या रिलेटेड नेचर है उनके अंदर? कैट फैमिली भी मतलब फेलिडी भी बेटा मांस खाती है, कैनेडी भी मांस खाती है, तो दोनों के दोनों मांसाहारी लोग हैं, ठीक है। तो कॉमन जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर कार्निओरा। क्या बनाएंगे? ऑर्डर कार्निओरा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार नीचे वाली कैटेगरी हमेशा ऊपर की बनाएगी। तो जब फैमिली फेलिडी और कैनेडी को इकट्ठा करोगे, ग्रुप कर दोगे, तब जाके क्या बनेगी? आगे की ऑर्डर बनेगी कार्निओरा। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है? तो सेकंड एग्जांपल अपन ने फैमिली बना के रखी है सोलैनेसी। सोलैनेसी को इकट्ठा करोगे, सोलैनेसी को इकट्ठा करोगे, फैमिली सोलैनेसी को कॉन्वोल्व्यूलेसी के साथ, ठीक है, कॉन्वोल्व्यूलेसी के साथ, तो आगे की ऑर्डर बनेगी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर बनेगी, है ना। एक ऊपर की ऑर्डर बनाई कार्निओरा और ये बनाई पॉलीमोनियल्स। तो तुम्हें ऑर्डर बनानी तो फैमिली का ग्रुप करो, तो यहाँ पर सोलैनेसी प्लस कॉन्वोल्व्यूलेसी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आती है, ठीक है, जब भी फैमिली का नाम लिखो तो फैमिली नेम एंड विद अगर वो एनिमल है तो कैसे एंड होगी? ए और ई, ये सफिक्स है। और अगर वो प्लांट वाली फैमिली है, ठीक है, तो एंड होगी सी ई ए। आप नोटिस कर सकते हैं,
अगर प्लांट वाली है तो सी ए ही दिख रहा है, कॉन्वोल्वुलेसी प्लांट की फैमिली है, एंड सोलेनेसी भी प्लांट की फैमिली जो कि सी ए से एंड हो रही है। बट वही एनिमल की रही तो ए और ई, फेलिडी और कैनिडी, ठीक है। वैसे ही ऑर्डर जो होती है, ठीक है, ऑर्डर नेम या ऑर्डर सफिक्स इज एंड विद ALES, ठीक है। हर बार ये नहीं लगता है, बट ये मोस्ट ऑफ द ऑर्डर को ये लगता है, दैट इज़ अ प्लांट के ऑर्डर को जनरली पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो ALES से ये एंड होगा। देन उसके बाद आती है आगे की कैटेगरी, ठीक है। अभी ऑर्डर पे है, नेक्स्ट कैटेगरी आएगी क्लास। तो ये थी शायद 5th नंबर की, 4th नंबर की, आगे आएगी 5th नंबर की क्लास। क्लास क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब एग्जांपल में देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल एनिमल का, अपन ने ऑर्डर कौन सी बना के रखी है? ऑर्डर कार्निवोरा प्लस ऑर्डर प्रिमाटा, दोनों को जब अपन ग्रुप कर देंगे तो ये बिलोंग करेंगे बेटा कॉमन क्लास को, जिसका नाम है क्लास मैमेलिया। समझ में आता होगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, नीचे की कैटेगरी ऊपर की कैटेगरी को बनाती है। क्लियर? तो ऑर्डर कार्निवोरा प्लस प्रिमाटा बिलोंग टू सेम क्लास मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया में क्या है? कार्निवोरा मतलब मांस खाने वाले, कैट फैमिली प्लस डॉग फैमिली, इनके भी बॉडी के ऊपर हेयर्स है, इनके भी पास मैमरी ग्लैंड है। प्राइमेट्स मतलब जो मंकी फैमिली, ह्यूमंस, लेम्यूर वगैरह जो सारे आते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है, ये सारे के सारे प्राइमेट्स है, इनके भी बॉडी के ऊपर हेयर्स है, इनके भी पास मैमरी ग्लैंड है। तो एक कॉमन फीचर है, इसलिए ये कहाँ आते हैं? मैमेलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, अपनी ऑर्डर कौन सा बना के रखी थी? पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स प्लस ऑर्डर सैपिंडेल्स, जो कि मैंगो की है। क्लियर? तो ये दोनों बिलोंग करती है क्लास डाइकॉट को। किसको बिलोंग करती है? क्लास डाइकॉट को। समझ में आया, ठीक है। देन आती है सेकंड लास्ट कैटेगरी, जिसका नाम है फाइलम और डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लास, ठीक है। तो अब क्लास के जितने भी ग्रुप हैं उनको ग्रुप करो, जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? तो अभी अपन ने क्लास लाया है मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया के साथ वो और 4 पता है आपको, कौन से? रेप्टाइलिया है, एव्स है, ठीक है, एम्फीबिया। इनको ग्रुप अगर करोगे, चारों क्लास भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तब क्या होगा बेटा? आगे की कैटेगरी की बनेगी फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर आप क्लास इकट्ठा करते हो डाइकॉट के साथ जोड़ देते हो मोनोकॉट, ठीक है, तो बट यहाँ पर फाइलम मत लिख देना, यहाँ पर प्लांट इसलिए लिखोगे डिवीजन एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म्स। क्लियर हुआ, ठीक है। एंड लास्ट कैटेगरी, जिसका नाम है बेटा किंगडम, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। तो किंगडम बनता है ग्रुप ऑफ फाइलम से। तो आप अगर एग्जाम्पल लिखो तो फाइलम कॉर्डेटा प्लस फाइलम नॉन कॉर्डेटा, इनको अगर इकट्ठा करते हो तो आपको पता है कौन सा किंगडम बनेगा? किंगडम एनिमालिया। क्लियर? और दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप डिवीजन एंजियोस्पर्म प्लस डिवीजन जिम्नोस्पर्म, इसके साथ तुम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो भी ले सकते हैं, तब बनेगा किंगडम प्लांटी। क्लियर हुआ? आई होप ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेटा आपको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? और एक बात याद रखना, जब अपन ऊपर जाते हैं, ठीक है, स्पेसीज से लेके किंगडम तक, ठीक है, स्पेसीज से लेके किंगडम तक, तब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसीज टू किंगडम, तब क्या होगा? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक
या कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, डिक्रीज। और अपन जब उल्टा आएंगे किंगडम टू स्पेसीज, ठीक है, किंगडम टू स्पेसीज, तो कॉमन कैरेक्टर्स घटेंगे। अब सिंपल बात है बेटा, अपन एक ह्यूमन स्पेसीज है, क्लियर, ह्यूमन एक स्पेसीज है, अपन एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, क्लियर, क्योंकि अपन स्पेसीज लेवल पर बात कर रहे हैं, मतलब अपन के अंदर कॉमन कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। अपन दोनों हाथ है, फोर लिम्ब, जिसका यूज़ अपन लिखने के लिए, खाने के लिए, ये काम वो काम करने के लिए यूज़ करते हैं, पैर चलने के लिए वगैरह, ठीक है। अपनी सारी आदतें, ठीक है, बिहेवियर लगभग सेम है, मतलब अपन स्पेसीज लेवल पर है, इसलिए कॉमन कैरेक्टर अपने अंदर ज़्यादा है, क्लियर। बट मैं अगर बात करूँ किंगडम की, तो अपन लोग किंगडम में आते हैं और अपने साथ बाकी लोग भी आते हैं, ठीक है, कुत्ता, बैल, गाय, बैल, घोड़ा, है ना, कितने सारे अनगिनत लोग आते हैं, क्लियर। बट अपने साथ वो इतने कॉमन कैरेक्टर दिखा रहेगा, उनके फोर लिम्ब का के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई उड़ने के लिए यूज़ कर रहा है, कोई स्विमिंग के लिए यूज़ कर रहा है, कोई दौड़ने के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब है तो अपन एक ही किंगडम में एनिमल, बट हाईएस्ट कैटेगरी पर है ना किंगडम पर, तो स्पेसीज पर थे ज़्यादा सिमिलरिटी थी, बट किंगडम पर गए वो अपने सिमिलर है क्या, नहीं, तो सिमिलरिटी घटती गई। बट किंगडम से स्पीसीज आए तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा बेटा, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको बहुत मज़ा आने वाला है बेटा इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर अपन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, क्लियर। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझा होगा लिविंग वर्ल्ड, तो एक बार फिर से वीडियो देखें अच्छे से और एनसीईआरटी से रीड करिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और आपके जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।